अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आलमी सियासत इंतहाई दिलचस्प रुख इख्तियार कर रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी कंपनियों और मसनूआत पर ज्यादा महसूलात आयद करके चीन को चैलेंज दिया है, जबकि चीन ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर नायाब मादनियात पर कंट्रोल नाफिज कर दिया है। नायाब मादनियात आलमी सियासत के नए उसूलों को अब तय करने लगी हैं। ऐसे उसूल जो मुमकिना तौर पर अगली आलमी ताकत के तयन में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। ये नया खेल तेजी से दुनिया के सियासी और माशी नक्शे को तश्कील दे रहा है। चीन ने ऐसी नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदियां आयद कर दी हैं जिन पर उसे दुनिया भर में करीबन 80 से 90% तक इजारादारी हासिल है। 17 नायाब धातुओं में से 12 पर मुकम्मल बरामदी पाबंदी लगा दी गई है, जिससे दुनिया की करीबन 90% आला टेक्नोलॉजी पर मबनी सनतें मुतासर हो रही हैं। चीन को इन धातुओं की सफाई और रिफाइनिंग पर भी करीबन मुकम्मल इजारादारी हासिल है। इस वक्त दुनिया की सप्लाई चेन बड़ी हद तक इन्हीं नायाब मादनियात पर इन्हिसार कर रही है, जो 17 अनासर पर मुश्तमिल है। मादनियात पर पाबंदी से जदीद टेक्नोलॉजी की सनतें, मसनूई जहानत पर मबनी आलात और चिप साजी की सनत शदीद मुतासर हो रही हैं। ये 17 नायाब धातें 15 लेंथेनाइड्स और 2 दीगर अनासर स्कैंडियम और एट्रियम पर मुश्तमिल हैं। यह नायाब मादनियात अमरीका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राज़ील, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वियतनाम और ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। ताहम असल अहमियत इन धातों की रिफाइनिंग की है। चीन ने इस मैदान में भी मुकम्मल बढ़तरी हासिल कर रखी है। चीन ने जदीद रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और सनतों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। नायाब धातुओं की रिफाइनिंग एक पेचीदा अमल है और चीन ने इस बढ़तरी को अब अमरीकी महसूलात के मुकाबले में बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नायाब मादनियात बरकी बैटरीज और मसनूई जहानत में इस्तेमाल होने वाली चिप की तैयारी में लाजिम है और ये चीन को सेमीकंडक्टर्स के मैदान में करीबन मुकम्मल इजारादारी दे चुकी हैं। इसी वजह से आलमी इक़्तिसादी सिफारतकारी तेजी से नए मोड़ ले रही है। चीन की नायाब धातुओं पर पाबंदी के बाद अमेरिका की चीन से सेमीकंडक्टर्स, आईटी साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की दरामदात में नुमायां कमी आई है। चीन अब भी लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, वीडियो गेम्स और खिलौनों की आलमी सप्लाई में सबसे आगे है। ताहम खुद चीन की सप्लाई चेन भी इन दिनों दबाव का शिकार है और इसकी बड़ी वजह भारी महसूलात हैं। नायाब मादनियात अब इस कदर स्ट्रेटेजिक अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, कोई मुल्क इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने हाल ही में पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी अहमियत का एतराफ़ किया है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी ज़खायर आला आलमी मयार के हैं, जो 2,30,000 मुरब्बा मील पर मुहित हैं और ये रकबा बरतानिया के रकबे से भी 2 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के चीन और अमेरिका दोनों के साथ ही ताल्लुकात हैं। नायाब मादनियात दरअसल आलमी तिजारत का नया नाम है। अब असल सवाल यह है कि पाकिस्तान इससे कैसे इस्तेफादा हासिल करेगा। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। तेल यानी ब्लैक गोल्ड ने मशरिक़ वस्ता की पूरी सियासी, समाजी, माशी और जोग्राफियाई हरकियात को बदला। अब नायाब मादनियात ग्लोबल पॉलिटिक्स को फिर तश्कील देने लगी। पाकिस्तान के दरवाजे पर भी दस्तक, रियासती अज़्म का भी इजहार, क्या इस्तिफादा भी कर पाएगा। जैगम साहिब, एक माजी था जब तेल ने, पेट्रोलियम मसनूआत ने दुनिया के चक्कर को चलाया और उस हिसाब से ताकतें तय करती रहीं और ताकत भी तय होती रही। अब एक बार फिर तब्दीली ग्लोबल पॉलिटिक्स में नजर आ रही है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जिनका बहुत तज़किरा है आजकल, सुपर पावर्स को भी सामने रखे हुए हैं और मामलात कैसे तय होंगे ये अभी तय होना बाकी है। मगर पाकिस्तान के दरवाजे पर भी दस्तक हो रही है और ये बताया जा रहा है ग्लोबली कि पाकिस्तान भी ये रेयर मिनरल्स रखता है। रियासती अज़्म का इजहार भी हुआ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने भी कुछ अपनी गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया कि जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, वो तो ओशन में एक ड्रॉप की तरह है। क्या हमारी समझ बूझ और हमारी ग्राउंड रियलिटी हमें इस पूरी सूरत हाल से इस्तिफादे तक लेकर जाएगी? बहुत आला सवाल है जो आपने आखिर में पूछा कि हम इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, नायाब मादनियात हैं, साल हा साल तक चीन की अजारादारी को इस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब अमेरिका अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तलाश में है। पाकिस्तान के लिए बहुत से नए अमकानात पैदा हुए हैं और बहुत से अमकानात का हम फ़ायदा उठा भी रहे हैं। मसलन हमने इसके जियोपॉलिटिकल फ़ायदे उठाए हैं। अमेरिका के साथ हमें कुर्बत मिली है और हम तीनों पार्स के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको बैलेंस करने की तरफ बढ़े हैं। माशी अमकानात भी पैदा हुए हैं। अगरचे पाकिस्तान में इन मादनियात को
मज़ीद बेहतर करने की, जो सनती तौर पर बेहतर करने की सलाहियत है, वो अभी तक नहीं है। तो इम्कानात तो मौजूद हैं, लेकिन मैं साथ में जो वार्निंग है उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि हम 78 साल से सलाहुद्दीन अयूबी की तलाश में हैं एक तो, और दूसरा हम तेल निकलने की तलाश में हैं। आपको वो खेखड़ा ऑयल वेल याद है? जी जी। जिस पर एक मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान के एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इतनी नौकरियां आएंगी कि नौकरियां लेने वाले पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे और नौकरियां देने वाले गलियों में फिरकर आवाज़ें लगा रहे होंगे, नौकरियां ले लो, नौकरियां ले लो। कुछ इस तरह की उन्होंने बात की थी। देखिए, अगर ये मिनरल्स निकल भी आते हैं, जो इंशाल्लाह निकल आए, इनसे हम फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जो हम इंशाल्लाह उठाएं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज की दुनिया मादनियात की दुनिया नहीं है। जिन क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चीन पर मुनाफली है, चीन की मईशत में उसका हिस्सा 0.3% है। आप अंदाजा लगाइए, चीन के मईशत क्रिटिकल मिनरल्स पे नहीं खड़ी, किसी और चीज पर खड़ी है जिसकी मैं बात करूंगा। और दुनिया के बड़े बड़े ऐसे मुल्क हैं जहां बहुतात में है मिनरल्स, वो गरीब हैं और तबाह हाल हैं। कांगो, कोबाल्ट, कापर, उसके अलावा ज़ैम्बिया, गिनी, कितने मुल्क आप गिन सकते हैं। नाइजीरिया में तो तेल की भी बहुतात है, तेल निकालने वाले मुल्क भी हैं, बेशुमार बड़े बड़े तेल रिजर्व्स वाले मुल्क हैं जो बदहाल हैं, जिन्होंने अपने दूसरे मामला ठीक नहीं किए। आज की आप दुनिया की अमीर तरीन कंपनियों को उठाकर देखिए। एक ज़माने में वो बड़ी कंपनियां थी जो माइंस में, मिनरल्स में डील करती थी, जिनके पास तेल होता था, गोल्ड होता था, जिनके पास जवाहरात होते थे। अब कौन है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, ठीक है जी, निविडिया, ये क्या बेचती हैं? तो इसका क्या मतलब है कि आज की दुनिया इल्म की दुनिया है। मिनरल्स कैटलिस्ट हैं जो आपको तरक्की का एक जीना फराहम कर सकते हैं, तरक्की का कैटलिस्ट हो सकते हैं कि आप उनको डेवलप करें और उनसे जो आपको वसाइल हासिल होते हैं उसकी बुनियाद पर आप असल तरक्की की तरफ जाएं, इंसानी तरक्की की तरफ जाएं। आज की दुनिया में जो मुल्क तरक्की करते हैं वो ह्यूमन कैपिटल की बेस पे करते हैं कि उनके इंसान जो है वो कितने क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्या वो भी क्रिटिकल मिनरल जैसे कीमती है या नहीं है। उसके लिए आपको स्टेम चाहिए, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स चाहिए। उसके लिए आपको डिजिटल लिटरेसी चाहिए, उसके लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए। साहब, गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर्स को लेके 2030 तक के लिए। आपने तेल का कुछ ममालिक की बात की, पर कुछ ममालिक ने उसी तेल के जरिए अपने मुल्क में तरक्की भी लाई। यही हमारा सवाल है कि क्या ये चिप, सेमीकंडक्टर्स, ये बहुत से मादनियात, जो निकलने मिनरल्स, इन्हीं के अंदर इस्तेमाल होने, हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए सब कुछ जरूरी है। क्या हम वो रास्ता पकड़ पाएंगे यहां से आगे? ये सवाल हम सब ने पूछना है अपने पॉलिसी मेकर्स से, दुरुस्त हो गया, जिन्होंने अब तक के तमाम रिसोर्सेज को इंसानी तरक्की पर इस्तेमाल नहीं किया, कि क्या इस मौके को वो इस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान सही माने में तरक्की करे, या सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, सिर्फ कुछ सरमाया निकालने के लिए, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए उसको वेरी वैलिड पॉइंट कि टाइमली स्टेटमेंट्स होंगे और टाइमली हम थोड़ा बहुत देखेंगे और उसका कोई हमें फर्दर नजर नहीं आएगा। शहजाद साहब, पाकिस्तान में कई मरतबा ऐसे बड़े बड़े माशी मंसूबे, ऐसे ख्वाब दिखाए गए, कुछ जैगम साहब ने भी हवाला दिया कि अवाम भी बहुत पुरुमीद हो जाते हैं। अब मामला नायाब मादनियात का है जो कि दुनिया के लेवल पर ग्लोबल, उसके ऊपर भी स्ट्रेटेजिक हालात को भी बदल रहे हैं, पॉलिटिक्स को भी बदल रहे हैं। क्या हमारा निज़ाम सियासी, रियासती, माशी, समाजी, कानूनी इतनी सख्त रखता है कि वो इतने बड़े मौके को फ़ायदा उठा पाए, ये जज कर पाए कि हमें किस तरीके से यहाँ सब कुछ ठीक करके इससे फ़ायदा उठाना है? ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। देखिए, चीन का जो कंट्रोल है कीमती धातों पे, वो किस तरीके से है, वो माइनिंग में है, वो रिफाइनमेंट में है, और इनके इस्तेमाल में है, और इनके एक्सपोर्ट में है। यानी ये धातों के तौर पे एक्सपोर्ट भी करते हैं धात, जिस तरीके से अमेरिका को देते थे, जिसकी वजह से सारा ये झगड़ा पड़ा, और साथ ही साथ उसको इस्तेमाल भी करते हैं अपने बहुत सारे, जैसा बैटरीज का इस्तेमाल है, जिस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर्स में इस्तेमाल होता है, आपने जिक्र किया। अब एक और चीज का ख्याल करना है कि दुनिया में गिनती के चंद मुल्क हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, बहुत कम लोग हैं, जिसमें ताइवान है, जिसके अंदर के अमेरिका खुद है किसी हद तक, नेदरलैंड्स है बहुत बड़ा बनाने वाला, शायद एक दो और होंगे, चीन डेफिनेटली बनाता है, लेकिन उस लेवल के नहीं जिस तरीके से कि नेदरलैंड्स या ये लोग बनाते हैं। ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ कंट्रोल रखते हैं ऐसी चीजों के ऊपर, ऐसी
कॉम्पिटेंसीज के ऊपर, जिनको मिला के फिर माइक्रो प्रोसेसर बनता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर की एक्सपोर्ट अमेरिका ने, ट्रंप ने बंद की चीन को, कि अगर हम चीन को देते रहे तो इसकी तो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल बैटरीज हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, एआई, इसमें हर चीज में आगे निकल जाएगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो दिमाग है वो तो इसके से बनता है और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब उन्होंने उसको बंद की एक्सपोर्ट उसकी अमेरिका ने, तो उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाली चीज को ही बंद कर दिया। 90% दुनिया की कीमती धातें इस वक्त चीन के कंट्रोल में है, बाकी जो 70%, और कंट्रोल 90% है उनका। तो वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो उनको माइन करने वाले हैं, रिफाइन करने वाली, वो तमाम मशीनरी की भी एक्सपोर्ट बंद कर। अब होता क्या है, इससे होगा ये, पाकिस्तान का आप सवाल ले आते हैं कि अच्छा पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है। पाकिस्तान का ये है कि फैमिली सिल्वर है हमारे पास, बेशक जमीन के नीचे दबा हुआ एक खजाना है, लेकिन पाकिस्तान के पास ना माइनिंग की फैसिलिटी है, ना रिफाइनमेंट की फैसिलिटी है। ऐसे ही है जैसे आप दूध को प्रोड्यूस करने में दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे हैं, इतनी मिकदार में पाकिस्तान दूध पैदा करता है। क्या कि ये सारे का सारा दूध या इसमें से बहुत सारा हिस्सा हम एक्सपोर्ट कर दें, वो लोग इस पर दही बनाएं, मक्खन बनाएं, और फिर हमें ही री एक्सपोर्ट कर दें, यानी वो जो वैल्यू एडिशन चाहिए वो हमारे अंदर काबिलियत ना हो, तो फिर हमारा नुकसान ही नुकसान है कि हम रॉ मटेरियल उनके हाथ में दे देते हैं और हम उनसे कुछ हासिल नहीं कर पाते। बेहतरीन इस्तेफादा क्या है? बेहतरीन इस्तेफादा ये है कि आप इसकी माइनिंग भी करें, आप रिफाइन भी करें, और फिर इसको इस्तेमाल भी करें, और किसी हद तक एक्सपोर्ट भी करें। पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉब्लम कि हमारे पास डॉलर कमाने का कोई जरिया नहीं रह गया। हम इतने सख्त जकड़े हुए हैं अपने मुआशी मामलात के अंदर और कर्ज के अंदर कि हम कहते हैं किसी तरीके से इसको बेचें, यानी कुछ ना कुछ निकाल के बाहर से के लोग आए, चीन आए, अमेरिका आए, इसको माइन करे, इसको रिफाइन करे और ले जाए, और हमें कीमत कुछ अदा कर दे। हम उस मजबूरी के अंदर आके फैमिली सिल्वर को बेचने पे बैठे हुए। लेकिन एक बेहतर तरीका यह है कि दोनों मुल्क, अमेरिका और चीन, पाकिस्तान के किसी हद तक इस वक्त करीबी दोस्त हैं। चीन तो बहुत ही बड़ा करीबी दोस्त है। तो यहां पे सेटअप करें उसकी रिफाइनमेंट, यहां करें उसकी माइनिंग, हम भी कुछ सीखें, किसी हद तक उनको ले जाने दें। बाकी जिस तरह कहते हैं कि बरतानिया से भी बड़ा एरिया है जो हमारे मादनियात के लिए कीमती धातों को लेके बैठा हुआ है, तो उसको फिर हम अपने तौर पे उसको इस्तेमाल करें, रिफाइन करें, और ये कैपेबिलिटी बढ़ाएं जिससे कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। वरना मक्खन और दही बाहर से हमें आता रहेगा, दूध हमारा होगा। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, कैपेबिलिटी बढ़ाने की हमें ज़रूरत किस हद तक की है? अगर अपनी ग्राउंड रियलिटी की बात कर लें, अमन व अमान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात, अफ़गान सरहद पर कशीदगी, भारत से ख़राब ताल्लुकात, क्या तमाम अवामिल इन्वेस्टर को आने देंगे, चीज़ों को प्रोसेस होने देंगे, हमारे फ़ायदे के साथ बाकी तमाम ग्राउंड फैक्टर्स अलाइन हो पाएंगे? ये क्या इतनी बड़ी रुकावटें नहीं है कि ये आने वाले को भी परेशानी में मुब्तला कर रही हैं? ये बहुत बहुत बड़ी रुकावटें हैं और आपने बखूबी इनकी निशानदी कर दी। अब सवाल है, ये नायाब मदनियात कब आपको पता लगा कि हमारे पास हैं? परसों लगा पता या 4 दिन पहले पता लगा? और चाइना से आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है? जबकि कि बन रही इसी तब से पुरानी है। क्या कभी किसी हुकूमत ने संजीदगी के साथ इन नायाब मदनियात के बारे में माइनिंग के लिए चाइना से कभी कोई मुआहदा किया? कोई इसने संजीदगी साबित की? और फिर ज़ायगम का ये सवाल भी है कि जब तक आप इसमें तालीम नहीं देंगे, जब आपके पास हुनर ही नहीं होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी पढ़ाई ही नहीं होगी, आप वोकेशनल ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या है? फिर तो वही बात है जो शहजाद साहब ने की कि दूध हमारा और मक्खन हम बाहर से मंगवाते हैं। सर, कभी को पीछे रखते हैं, अभी की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया है 2030 तक, कोई सेमी कंडक्टर्स के ऊपर ये ट्रेनिंग के लिए चाइना भेजा जाएगा यहाँ से नौजवानों को, ताकि उनकी ट्रेनिंग हो। मुझे पता है आप काफ़ी मुतासर लग रही हैं। नहीं, मैं अभी की असल में कभी से अभी की बात आप उसमें कितना मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप बहुत मुतासर लग रही हैं जो ये बयानात आ रहे हैं। पिछले दिनों एक बयान ये भी आया था, अमेरिका ने दिया था कि हम समुंदर में से इतना तेल निकाल देंगे कि आप बाल्टियां लेके फिरेंगे गली महलों में। तो मजाक ना करें हम अपने साथ। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ से मजाक कर रहे हैं कौम के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। आपने नाम शहबाज शरीफ का लिया, आपने नाम शहबाज शरीफ का लिया, मैं नाम शहबाज शरीफ का नहीं लेता। मैं हुक्मरानों का नाम लेता हूँ। हुक्मरानों का ले लें। क्या ये हुक्मरानों को आज पता लगा कि हमारे पास नायाब मदनियात हैं? ये सैंडक का जो प्रोजेक्ट था ये किसने बेचा? क्या वहाँ पे सोना नहीं था?
आप कह रहे हैं वैसे ही और प्रोजेक्ट्स नो, ये कहते हैं। बिल्कुल हैं और इनके इल्म में है, और ये उसको अपनी ज़ात के लिए तो शायद इस्तेमाल भी कर रहे हों कहीं ना कहीं, किसी न किसी हवाले से। और आपका सवाल है पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दी जा रही है, आप बात कर रहे हो बड़े पैमाने पे, इसलिए कि गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, की सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, 7,200 लोग इसकी ट्रेनिंग के लिए बाहर, ये गुज़िश्ता रोज की बात है ना, गुज़िश्ता रोज की है ना, डिजाइन एंड रिसर्च के लिए। एक सेकंड, गुज़िश्ता रोज की है ना। हाँ जी। कितने साल से यही पार्टी जिसने ये अनाउंसमेंट किया है इक़्तिदार में आई है? मतलब यही तो सवाल है कि क्या हम इससे इस्तेफादा कर पाएंगे। बहुत सी बातें मैंने ऊपर शहजाद साहब को सवाल में हवाले रखती है ना कि माजी में भी ऐसे ख्वाब दिखाए गए, मैं से यही सवाल है ना, क्या हम इस्तेफादा कर पाएंगे, आज बात को समझ पाएंगे? आप तो बात ही नहीं मुझे करने दे रही। आप तो आज कल गुज़श्ता रोज को बयान जारी हुआ है, आप उस पर तैयार हैं, बस ये बयान दिया, ये माइनिंग शुरू हुई, ये प्रोसेसिंग हुई, और वो चले गए, और वो डॉलर आ गए, और वो डॉलर आने से प्लीज और वो पाकिस्तान की इक़्तिसादियात बदल गई और खुशहाली आ गई। और भाई एक आदमी आपको बता चुका है, उसने 4 मुल्कों का नाम लिया, 5 मुल्कों का, उसने कहा कांगो, उसने कहा गिनी, उसने कहा नाइजीरिया में भी है, उसने कहा ये सारी चीज़ें वहाँ भी हैं, लेकिन मसला तो वही है कि ना वहाँ पे प्रोसेसिंग का कोई प्रोसेस है, ना वहाँ पे तालीम है, ना एजुकेशन है, ना वहाँ पे महारत है, ना उनके हुकूमतों की मनसूबाबंदी है। ये अलमिया हमारे साथ है, दुरुस्त हो गया। और आप बड़ी खुश हैं कि जनाब अलमिया मैंने सुन लिया, पॉइंट टेकन हो गया। रज़ा रूमी साहब, शुक्रिया, पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी तौर पर अहमियत का इतराफ़ किया जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक आला मयार के ज़खायर हैं, जो कि फिर उन्होंने कुछ 2,30,000 मुरब्बा मील भी बताया कि इतने एरिया पर हैं। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदा कैफियत जो इस वक्त मुल्क में है, इन बाइस हम इस तरह की किसी भी बात से, जो इफ्तिखार साहब भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, बतौर पाकिस्तान हुकूमत और रियासत हम इस्तेफादा कर पाएंगे? फिर बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल काबिल गौर भी है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर बाकायदा डिबेट भी होनी चाहिए, जैसे आप आगाज कर रही हैं, क्योंकि अक्सर इसका पोटेंशियल का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन जिन अमूर की तरफ हमारे बाकी साथी निशानदही कर रहे हैं, उन पर बात कम होती है। देखिए, जहां तक तो पाकिस्तान के पोटेंशियल का सवाल है, तो वो तो बेपनाह पोटेंशियल खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, मकरान कोस्ट में, जहां पे बलूचिस्तान और सिंध जो है आपस में उनका बॉर्डर है, वहां भी बहुत सारे ये कहा गया है कि डिपॉजिट्स मौजूद हैं ज़ेरे ज़मीन। अब यही मामला है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मैसर नहीं कि हम उनको जो है वो निकालें, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, उनको प्रोसेस करें, रिफाइन करें, और उसके लिए हमें बैरूनी मदद चाहिए। जब वो अमेरिका पेशकश कर रहा है, 1-2 कंपनियों के साथ तो गालिबन माहदे भी हुए, और यकीनन चीन भी इंटरेस्टेड होगा। चीन का इंटरेस्ट यही है, अफगानिस्तान में भी यही है, और किसी हद तक जो है वस्ती एशिया और पाकिस्तान में भी जो मुस्तकबिल है वो रेयर अर्थ मिनरल से जुड़ा हुआ है। अभी ये बात दुरुस्त है कि वो चीन की मईशत के लिए सबसे अहम चीज नहीं है, लेकिन रफ्ता रफ्ता आने वाले सालों और दहाइयों में वो हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो, जो हमने रेकोडेक का एक एग्जांपल देखा है, जो कि हम जिसको जानते हैं, जो कि एक सोने की और कॉपर की बहुत बड़े डिपॉजिट है। आपने देखा कि आयशा वहां पर क्या क्या किया गया, अदलिया ने उसके साथ जो जुल्म किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको खत्म करके फाइन लगवा दिया पाकिस्तान के ऊपर, जिसका कि टैक्स पेयर्स को नुकसान हुआ। आज तक किसी ने नहीं पूछा उन जज साहिबान को, उस अदालत को, कि आपने पाकिस्तान के अवाम के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया। यही किसी सियासतदान ने किया होता तो इस वक्त उसको जेल में बंद किया होता, लेकिन वो सियासतदान नहीं थे, इसलिए वो बच गए। तो सबसे पहली तो ये बात है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशल, उसके लिए हमें बिल्कुल उसको फर्क तरीके से चलाना होगा अगर हमने इस पोटेंशियल से कुछ इस्तेफादा हासिल करना है। आपने चूंकि इस्तेफादे की बात की है, दूसरा अहम बड़ा इशू जो कि एक्चुअली में तो सबसे बड़ा अहम है, वो सिक्योरिटी है। बलूचिस्तान में आप सब जानते हैं क्या हो रहा है, पूरा पाकिस्तान जानता है जिस तरीके से वहां पर एक इंसर्जेंसी और वायलेंस और रियासत के खिलाफ बाकायदा मुस्तकिल अटैक्स जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी, जो कि इस वक्त दहशत गर्दी का गढ़ बना हुआ है, अब आप वहां पर कौन सी जाके माइनिंग कर कर
ऐसे हालात मौजूद हैं कि एक तरफ टीटीपी के हमले हो रहे हैं मुल्क के ऊपर, मुल्क की फौज के ऊपर, और वहां पर हम किस तरीके से इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। मैं इस्तेफादा का जो लफ्ज है आपका, मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। बिल्कुल और दुरुस्त है। तीसरी चीज जो है वो अहम मैन पावर की बात की, स्किल्ड लेबर की बात की, वो इंजीनियर्स, वो ट्रेंड लोग जो इस शोबे में महारत रखते हैं, क्या उनको भी इंपोर्ट किया जाएगा चीन से, अमेरिका से? अगर आप वो करेंगे तो बस फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। सही। तो ये है तीसरी चीज। और चौथी फाइनल चीज जिसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत। दुनिया में जहां जहां नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल की बहुतात है, उन ममालिक में शफाफियत का मसला दरपेश है। इसीलिए एक इंटरनेशनल जो है नेटवर्क भी बना हुआ है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, पाकिस्तान उसका मेंबर भी है। और अगर आप देख लें जो एग्जांपल्स दिए गए कॉन्गो का, नाइजीरिया का, अंगोला का, दीगर अफ्रीकी जो कि बहुत अमीर ममालिक हैं मिनरल्स और ऑयल और डिपॉजिट्स के हवाले से, लेकिन वहां पर इन्हीं की वजह से, इन्हीं मिनरल्स की वजह से मारा मारी और फसाद जारी है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। और यहाँ पाकिस्तान में भी हम उसकी एक झलक देख रहे हैं कि वो चाहे बलोचिस्तान वाले हों या खैबर पख्तूनख्वा वाले हों, वो कहते हैं जी हमारे मिनरल्स हैं और हमारा इसके ऊपर हक है। तो ये जो फेडरल प्रोविंशियल जो शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं, वो उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक हम इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे। वैलिड पॉइंट और जो बिल्कुल दुरुस्त। ब्रेक पे जाना है, लेकिन अगर गुफ्तगू कंक्लूड करें तो बात यह है कि रिकोडेक्स से लेके सीपेक तक देखें, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी आई, पाकिस्तान में पोटेंशियल भी, और पाकिस्तान बहुत से खजाने भी रखता है। रियासत और हुकूमत ने अज़्म का इजहार तो कर दिया है, तय ये करना है कि इस्तिफादा कैसे किया जाना है। उसके लिए वो ग्राउंड बनाने की जरूरत होगी, जिसके ऊपर अभी से काम शुरू हो तो फिर ही इस्तिफादा हो पाएगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू रहेगी पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड, इसका हजम कितना बड़ा है, आप हैरान रह जाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दुनिया तेजी से डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ रही है, जहां ऑनलाइन लेन देन, डिजिटल बैंकिंग और ई कॉमर्स ने सहूलतों के नए दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन इन्हीं दरवाजों से खतरों के कई रास्ते भी पैदा हो चुके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने जहां जिंदगी आसान बनाई, वहीं मालियाती फ्रॉड और डिजिटल स्कैम्स ने अवाम की मेहनत की कमाई को गैर महफूज बना दिया है। आलमी सतह पर गुज़िश्ता साल 442 अरब डॉलर का नुकसान रिपोर्ट हुआ, जिसने मालियाती निज़ाम की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इस डिजिटल लूट मार की जद में है। ग्लोबल स्टेट ऑफ स्कैम्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स की वजह से पाकिस्तानी सार्फिन को सालाना 9.3 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार का 2.5% है। ये नुकसान IMF के 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम से भी 33% ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है जहां मालियाती फ्रॉड मईशत के लिए एक संगीन खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान एशिया के उन ममालिक में शामिल है जो डिजिटल स्कैमर्स के लिए आसान हदफ बन चुके हैं। जाली सरमायाकारी स्कीमें, ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड, इनामी पैगामात और बैंक नुमाइंदों के नाम पर जाली कॉल्स के जरिए आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ज्यादातर मुतासरीन खुद अपनी हसास मालूमात जैसे अकाउंट नंबर, OTP या पिन कोड फ्रॉडियों के साथ शेयर कर देते हैं, जिसके नतीजे में उनके अकाउंट से रकम उड़ा ली जाती है। अगरचे स्टेट बैंक ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया है, मगर असल कमजोरी सारिफ की लापरवाही और आगाही के फुकदान और ऐसे फ्रॉडियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन न करना है। ये सूरत हाल एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जहां एक तरफ हुकूमत डिजिटल पाकिस्तान विजन को हकीकत बनाने के लिए अरबों रुपयों के मंसूबों पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और आगाही को मौसर और तरजीही बुनियादों पर क्यों यकीनी नहीं बनाया जा रहा। डिजिटल तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि शहरी एहतियात, तालीम और एतमाद से मुमकिन है, क्योंकि महफूज सारिफी मजबूत डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद रख सकता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, ऑनलाइन फ्रॉड, सालाना 9 अरब डॉलर का नुकसान, GDP के 2.5% के बराबर कर्ज प्रोग्राम से 33% ज्यादा। सार्फिन को फ्रॉड से बचाए बगैर क्या हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान विजन पूरा हो पाएगा? ज़ैगम साहब। देखिए, कोई हैरत की बात नहीं है जो आपने इंफॉर्मेशन दी है। पाकिस्तान कई दहाइयों से फ्रॉडिस्तान बना हुआ है। हर दूसरा आदमी, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, हर दूसरे आदमी से कोई ना कोई बड़ा फ्रॉड हो चुका है। वो जायदाद का फ्रॉड होगा, वो कारोबार का फ्रॉड होगा, कोई उधार लेकर खा गया होगा, किसी बेचारे की पूरी रिटायरमेंट की जो इनकम होगी वो खा ली गई होगी, किसी की पूरी जायदाद हथिया ली गई होगी। और अब आ गई है डिजिटल दुनिया, और डिजिटल दुनिया में आ गए हैं नए तरीक़े वारदात।
और जो लोकल फ्रॉडिये थे वो मिल गए हैं ग्लोबल स्कैम इंडस्ट्री से। बैनुल अक़वामी उनके पास हथियार आ गए हैं। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि खुली छुट्टी है पाकिस्तान में, पुराने स्टाइल के फ्रॉडियों को और नए स्टाइल के फ्रॉडियों को भी। और बहुत से पुराने स्टाइल के फ्रॉडिये वो अब नए स्टाइल के फ्रॉडिये बन चुके हैं। और सीरियल फ्रॉडिये आपको मिलते हैं, 20-20, 30-30 उनके खिलाफ पर्चे होते हैं और वो खुले फिर रहे होते हैं और नए फ्रॉड कर रहे होते हैं। जो नुकसान आपने बताया ये सिर्फ 2.5% GDP का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ $9 बिलियन का नुकसान नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। और ज्यादा बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि मईशत भी, सारी दुनिया में मईशतें भी एतमाद पर चलती हैं, माशरे भी एतमाद पर चलते हैं। अगर एतमाद की बुनियाद जब हिल जाए ना रहे तो फिर मईशत भी आगे नहीं चलती, माशरत भी आगे नहीं चलती, लोगों का किसी पर एतबार नहीं होता, लोगों का किसी कंपनी पर एतबार नहीं होता, दूसरे शहरियों पर एतबार नहीं होता, हुकूमत पर एतबार नहीं होता, बैंकों पर एतबार नहीं होता, तो फिर मईशत उसमें कैसे चलेगी? जब आपको रेगुलेशन आपकी मजबूत नहीं है, जब आपके इदारे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, तो फिर कोई कारोबार कैसे फैलाएगा? और डिजिटल लिटरेसी का आपने बताया, देखिए मेरे इतने बहुत से दोस्त, इतने पढ़े लिखे लोग जो मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता है, बेहतर तालीम याफ्ता है, मेरा हर तीसरा दोस्त जो है वो एक दफा सोशल मीडिया अकाउंट वो गंवा चुका है और दोस्त उसके जो है उस फ्रॉड में कुछ ना कुछ पैसे दे चुके हैं। अक्सर दोस्तों को यह पता नहीं होता कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, बिल्कुल दुरुस्त, किस तरह अपने सोशल मीडिया को सेव करना है। तो सोशल मीडिया लिटरेसी का भी उसमें बात है, ठीक है। और पूरी इस नई इकानमी के साथ और पुरानी इकानमी के हवाले तक भी जो पूरी हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करने की जरूरत है। ठीक हो गया जैगम साहब। रजा रूमी साहब, ये जो भी आखिरी हवाला दिया जैगम साहब ने, MKM के रुकने कौमी असेंबली है डॉक्टर निकत शकील, यही रिपोर्ट हो रहा था आज के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, और उनको भी इसी तरह एक मैसेज आया, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया, कुछ कोड भेजा और 15 लाख रुपए ना सिर्फ उनसे चले गए बल्कि उनके आसपास और जानने वालों को भी मैसेजेस करके ये पैसे चले गए। जब पॉलिसी साज महफूज नहीं है तो फिर अवाम को कैसे डिजिटली लिटरेट कर रहे होंगे? किस तरीके से फिर डिजिटल पाकिस्तान का विजन देख रही गवर्नमेंट? देखिए, अभी बहुत सारी जो बातें मैं कहना चाहता था वो जैगम साहब ने कह दी हैं, क्योंकि ये एक कल्चर का भी है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर देखें तो 2 अहम नुकात जो हैं वो उभरते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की ना होना, यानी कि हमारे यहाँ कवानीन बने तो हुए हैं लेकिन उनका इतलाक, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं। और डिजिटल वर्ल्ड तो बिल्कुल एक नई चीज है पाकिस्तान की जो रियासत के लिए, और उसका जो पूरा अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है वो कमजोर है। और यही वजह है कि बैंक फ्रॉड भी चल रहे हैं, दीगर तरीके से ये जो पैसे, ये लोन्स देने की स्कीम्स है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो ऐसे खानदान है कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है कि उन्होंने वो ऑनलाइन जाकर स्कीम ली, उसके बाद वो फंस गए और उनके ऊपर पता नहीं क्या इंटरेस्ट चार्ज कर करके तो उनका काफी जो है वो नुकसान हुआ। और यही बात है कि अभी ये जिक्र भी हुआ कि 2 से 4% जो है GDP पाकिस्तान का वो जाता है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी ऐड कर दूं आयशा के ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, साइबर फ्रॉड एक आलमी मसला है। मैं अभी जहां मौजूद हूं अमेरिका में, खुद मेरे साथ एक पिछले साल एक फ्रॉड हो चुका है। मेरा क्रेडिट कार्ड जो है उसका गलत इस्तेमाल किया गया था, किसी दुकान पर यूज किया और शायद उन्होंने उसको मुझसे भी जो है कुछ पैसे हथिया लिए और मुझे वो अभी तक वापस भी नहीं मिले। लड़ रहा हूं मैं बैंक के साथ। तो ये एक मामला ऐसा है कि इसके ऊपर दुनिया भर जो है वो तशवीश का इजहार कर चुकी है, लेकिन बाकी ममालिक कुछ कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड का जो पूरा नक्शा है मौजूद, वो उनकी तवज्जो कहीं और है, उनकी तवज्जो है। और इसका एक हवाला दिया भी मैंने, और ये भी बता दें 2024 में 23 की निस्बत 18% इसमें इजाफा हुआ है। 13,722 शिकायत करवाई गई हैं, सिर्फ 1,212 लोग गिरफ्तार हुए और जो फैसले हुए वो 17 केसेस के हैं। तो ये क्या फ्यूचर की तरफ जाने का रास्ता है? इस ब्रेक के बाद
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ऊपर मजबूत रेगुलेशंस और डिजिटल लिटरेसी की बात हुई। मैंने हवाला भी दिया कि 18% इजाफा हुआ है ये इन साइबर अटैक्स में या इस तरह के केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं। क्या कानून की गिरफ्त ना होना बड़ी वजह है क्राइम्स बढ़ने का? हम ऑलरेडी दूसरे क्राइम्स की बात करते हैं, मगर क्या वही ट्रांसलेट हो रहे हैं डिजिटली या ये उससे भी आगे का मामला बन रहा है? नहीं आयशा, देखें डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ क्या है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो गई, फौरन कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया दुनिया ने आपस में एक दूसरे के साथ। उससे इंफॉर्मेशन की तरसील तो बहुत बेहतर हो गई, बल्कि एक्सेलरेट कर गई। और उससे क्या हुआ, एक तरफ देखा जाए तो अरब स्प्रिंग आ गया, दूसरी तरफ देखा जाए तो जेन जी की रेवोल्यूशन आ गई नेपाल के अंदर। अब जेन जी वालों से पूछा जाए तो वो कहेंगे बड़ा कमाल हुआ इस इंस्टेंट कम्युनिकेशन में, लेकिन और तरीके से देखा जाए तो अरब स्प्रिंग के अंदर कितना ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये मकसद ये है कि इसके दोनों दो धारी तलवार है, दोनों तरफ चलेगी। इंस्टेंट कम्युनिकेशन ने इंस्टेंट फाइनेंस को भी जन्म दिया है और इंस्टेंट क्राइम को भी जन्म दिया है। इंस्टेंट फाइनेंस गुड फाइनेंस भी होता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि पिछले 30 साल की तरक्की पिछले 300 साल से ज्यादा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट फाइनेंस की वजह है। लेकिन क्राइम क्या है? क्राइम यह है कि गेमिंग साइट्स हैं, बेटिंग साइट्स हैं। अब डिजिटल करेंसी से भी डर लगता है, उससे आपने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, तो ये नहीं समझ आती कि दुनिया जब आप डिजिटल करेंसी में जाएगी तो उससे क्या क्या तमाशे और होंगे। अच्छा, उसके बाद आप इंस्टेंट क्राइम पे आ जाइए। मिसाल के तौर पे पोर्नोग्राफी आपको पता है कितनी ज्यादा बढ़ गई है और किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये अपने तौर पे मौजूद है। दहशतगर्दी, डाकाजनी, कि क्या क्या मामला, कितना ज्यादा ये क्रिप्टो ने भी फ्रॉड्स बहुत बढ़ा दिए हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है, क्रिकेट तो खेल है ना, लेकिन जब उसमें मैच फिक्सिंग की जाती है तो वो क्राइम हो जाता है। तो इंसान जो है, जब तक इंसान है, वो दोनों अच्छाइयां फरिश्ते वाली और शैतानी, ये दोनों साथ साथ चलेंगी। शैतानी अमल को रोकने के लिए कवानीन का बहुत, जैसे कहते हैं, बेदर्दी से इतलाक होना, एक तो क्लैरिटी होना कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कवानीन का बनना, और फिर उनका इतलाक, यही शैतानी अमल को रोकेगा। वरना जो अच्छाइयां हैं उनको, उसको हमें लूज नहीं कर देना चाहिए, क्रिकेट को बंद नहीं करने की जरूरत। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, जैसे शहजाद साहब ने कहा गुड और बैड दोनों एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम तो पहले फिजिकली चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ये जो डिजिटल मामला हो गया, ये लिटरेसी कैसे मुमकिन हो पाएगी और कहाँ जिम्मेदारी डाली जा सकती? सारिफ पर, हुकूमत पर, इंतजामिया पर? आप कहती हो मेरे हाथ में ये मोबाइल है और मुझे ये सही तौर पर इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है? तो ऐसे में फ्रॉड हो जाता है, सही तौर पर इस्तेमाल करना ना आए। बिल्कुल सही कह रही हो। और हमारे तो कुछ शहर हैं जिनको नॉमिनेट कर दिया गया है कि वहाँ से कोई ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त ही नहीं है दुनिया भर में। मैं नाम नहीं लेना चाहता एक फर्म का, उस फर्म ने हमारे पाकिस्तान के कुछ शहरों को बैन कर दिया है कि यहाँ से अगर कोई चीज़ जनरेट हो ऑनलाइन के लिए, कोई कारोबारी बात हो, तो उसको ना चीज़ फराम करनी है ना उनकी वसूल करनी है। अब देखें, जिस मुल्क में 13,722 मुकदमात में 17 मुकदमात का फैसला हुआ हो, तो आप तो मुझे बहुत खूबसूरत कोई डिजिटल पाकिस्तान विजन की बात बता रही थी, तो किधर गया वो आपका पाकिस्तान डिजिटल विजन कि 13,722 मुकदमात, फैसला हुआ 17 मुकदमात का। तो डिजिटल लिटरेसी ऊपर से शुरू करनी पड़ेगी। तो फिर मैं और फिर मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अपने साथियों से जिन्होंने पॉइंट किया, कमज़ोर कवानीन, सारफ की लापरवाही, इत्माद की कमी, और हमारे जैसे लोग जो अनपढ़ हैं, जिनको ये डिजिटली लिटरेट नहीं है, पर डिजिटल यूज कर रहे हैं और फिर रोते हैं कि जनाब हमारे पैसे गुजर गए। मैं तो हैरान हूँ अपने दोस्त अमेरिका वाले पे, वो भी पैसे इतना पढ़ा लिखा आदमी और बैठा अमेरिका में है और जाके अपना कार्ड गलत स्वाइप कराया है। मिल जाएंगे पैसे, लड़ता रहे वहाँ पे मुकदमा, वहाँ पे बेहतर चांसेस है तेरे पैसे। दुरुस्त हो गया जी। आज के प्रोग्राम की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।